नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र राउंड अप और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। संसद टीवी के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से जुड़ी कुछ खास खबरों की। साथ ही बात करेंगे लोकतंत्र से जुड़ी हफ्ते भर की बड़ी खबरों की। तो शुरुआत करते हैं लोकतंत्र राउंड अप की, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। 18 जुलाई को होगा राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव। एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा के बीच है मुकाबला। समर्थन के लिए मुलाकातों का दौर जारी। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने 5 नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। संसद भवन परिसर के राज्यसभा कक्ष में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा से चुने गए सदस्यों ने ली शपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए वाणिज्य भवन और निर्यात पोर्टल का किया शुभारंभ। संबोधन में कहा कि वाणिज्य भवन कॉमर्स के क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियों का है प्रमाण। सरकारी कामों में तेजी लाना दोनों परियोजनाओं का है लक्ष्य। दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 समारोह का आयोजन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विजेताओं को किया सम्मानित। कहा, सड़क निर्माण में नवाचार और उत्कृष्टता के साथ तेजी से हुआ है विकास। हरिद्वार में लोकसभा अध्यक्ष ने स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज पर लिखी पुस्तक तप और तपस्या का किया विमोचन। संबोधन में कहा कि संतों ने पूरी दुनिया में आध्यात्म और संस्कृत को दिया बढ़ावा। समाज कल्याण के लिए सभी को प्रेरणा लेने की है जरूरत। चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया है। 18 जुलाई को देश के 15वें राष्ट्रपति के लिए मतदान होगा। 21 जुलाई को मतगणना होगी और उसी शाम को नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले गठबंधन एनडीए और विपक्ष दोनों ने राष्ट्रपति उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन भरा है, तो वहीं विपक्ष की ओर से पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा मैदान में है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले गठबंधन एनडीए और विपक्ष दोनों ने राष्ट्रपति उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। एनडीए की ओर से झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन भरा है, तो वहीं विपक्ष की ओर से पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा मैदान में हैं। एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनाए जाने के बाद द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली पहुंचकर गठबंधन के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की। द्रौपदी मुर्मू ने नामांकन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। द्रौपदी मुर्मू ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से भी मुलाकात की। दोनों के बीच करीब 30 मिनट तक बातचीत हुई। नामांकन से पहले द्रौपदी मुर्मू गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मिली। 24 जून 2022 को संसद भवन पहुंचकर द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा कई बड़े नेताओं की मौजूदगी में उन्होंने नामांकन दाखिल किया। वहीं विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने 27 जून को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस मौके पर उनके साथ एनसीपी प्रमुख शरद पवार, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव समेत विपक्षी दलों के तमाम नेता मौजूद रहे। आपकी जानकारी के लिए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 21 जून को एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के तौर पर मुर्मू के नाम की घोषणा की थी। बढ़ते आगे। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने राज्यसभा के लिए 5 नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। सभापति ने संसद भवन परिसर में राज्यसभा के कक्ष में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा से नवनिर्वाचित 5 सदस्यों को उच्च सदन के लिए सदस्यता की शपथ दिलाई। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा से नवनिर्वाचित 5 सदस्यों को संसद भवन परिसर स्थित राज्यसभा के कक्ष में उच्च सदन के लिए सदस्यता की शपथ दिलाई। निरंजन रेड्डी सिरगापुर। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से वाईएसआर कांग्रेस के निरंजन रेड्डी सिरगापुर और आर कृष्णయ్య तेलंगाना से हैं। दीवकोंडा दामोदर राव अन्नेनु राज्यसभा యొక్క సభ్యునిగా ఎన్నుకోబడి वहीं तेलंगाना से टीआरएस के दामोदर राव दिवाकोंडा और बी पार्थसारथी रेड्डी हैं। वहीं ओडिशा से बीजू जनता दल के निरंजन बिशी ने शपथ ग्रहण की। सदस्य रूपे निर्वाचित होई ईश्वरंक नामरे शपथ करूअछि जे। आपको बता दें कि इन सभी सदस्यों ने पिछले दिनों राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव में निर्विरोध जीत दर्ज की थी।
शपथ ग्रहण के दौरान राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन, राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी और राज्यसभा सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में वाणिज्य भवन का उद्घाटन किया और निर्यात पोर्टल का भी शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नए भारत में सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस के जिस सफर पर देश बीते 8 सालों से चल रहा है, उस दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। देश को नया और आधुनिक वाणिज्य भवन, साथ ही निर्यात पोर्टल की भेंट किसी सौगात से कम नहीं। प्रधानमंत्री ने ये बात देश के पहले उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि के मौके पर कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में वाणिज्य भवन का उद्घाटन किया और निर्यात पोर्टल का शुभारंभ किया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के पहले उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि के मौके पर वाणिज्य भवन की शुरुआत किसी सौभाग्य से कम नहीं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की नीतियां, उनके निर्णय, उनके संकल्प और उनके संकल्पों की सिद्धि स्वतंत्र भारत को दिशा देने में महत्वपूर्ण रही है। आज देश के पहले उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि है। उनकी नीतियां, उनके निर्णय, उनके संकल्पों की सिद्धि स्वतंत्र भारत को दिशा देने में बहुत अहम रहे हैं। आज देश उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि दे रहा है। साथियों, मुझे विश्वास है कि नए वाणिज्य भवन में आप एक नई प्रेरणा, एक नए संकल्प के साथ प्रवेश कर रहे हैं। ये संकल्प ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से ईज ऑफ लिविंग का है। और इस दोनों के बीच की जो कड़ी है वो है ईज ऑफ एक्सेस। सरकार के साथ संवाद और सरकार की सुविधाओं के लिए एक्सेस में किसी को भी असुविधा न हो, ऐसा ईज ऑफ एक्सेस देश की प्राथमिकता है। मंत्रालय के नए बुनियादी ढांचे का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये कारोबारी सुगमता के साथ साथ आसानी के संकल्प को दोहराने का भी समय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 46वें स्थान पर हैं और लगातार सुधार कर रहे हैं। ऐसे में ये नया वाणिज्य भवन इस कालखंड में कॉमर्स के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियों का एक प्रतीक है। आज हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 46 स्थान पर हैं और लगातार सुधार कर रहे हैं। आज जब इस बिल्डिंग का, इस भवन का लोकार्पण हो रहा है, तब तक 32,000 से अधिक अनावश्यक कंप्लायंसेस को हटाया जा चुका है। 32,000, कैन यू इमेजिन? शिलान्यास के समय जीएसटी लागू हुए कुछ ही महीने बीते थे। हर प्रकार की शंकाएं, आशंकाएं जोरों पर थी। आज हर महीने 1 लाख करोड़ रुपए जीएसटी कलेक्शन सामान्य बात हो गई है। वाणिज्य भवन के शिलान्यास के समय हमने जेम पोर्टल पर करीब 9,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर की चर्चा की थी। आज इस पोर्टल पर हमारे 45 लाख छोटे उद्यमी रजिस्टर हैं और जेम पर 2.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक का ऑर्डर दिया जा चुका है। साथियों, तब मैंने बताया था कि 2014 के बाद मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कैसे 2 से बढ़कर 120 हुई। आज ये संख्या 200 से अधिक है और हम इंपोर्टर से आगे निकलते हुए दुनिया के बड़े मोबाइल फोन एक्सपोर्टर्स के रूप में आज हम एक शक्ति बनकर उभरे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने सभी विभागों से हाल के दिनों में विकसित किए गए पोर्टलों और प्लेटफॉर्मों की समय समय पर समीक्षा कर समस्याओं का हल निकालने के प्रयास पर जोर दिया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अनुप्रिया पटेल समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।
वहीं दिल्ली के विज्ञान भवन में NHEA यानी राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 के साथ सड़क निर्माण में नवाचार और उत्कृष्टता को लेकर समारोह का आयोजन किया गया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से कार्यक्रम को आयोजित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पुरस्कार विजेताओं और हितधारकों को बधाई दी। साथ ही कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के नेतृत्व में सड़क निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कई कीर्तिमान स्थापित किए गए, जो विश्व स्तरीय मानकों पर खरे उतरते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि से देश में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को एक नई गति मिली है। सड़क निर्माण और क्षेत्र में नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार कार्यक्रम को लोकसभा अध्यक्ष ने संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश में आधुनिक बुनियादी ढांचे से विकास के नए रास्ते खुल रहे हैं। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान योजना बनाई गई, जिससे कि हम जितने भी सेक्टर हैं, चाहे रोड हो, चाहे एयर हो, चाहे जल हो, चाहे फाइबर केबल हो और कनेक्टिविटी हो, गैस पाइपलाइन हो, तमाम ऐसे सेक्टर जिन सेक्टरों को सामूहिकता के साथ काम करके त्वरित गति से निर्णय कर इस देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से समाज में एक सामाजिक आर्थिक बदलाव का नया युग शुरू हुआ है। और आज देखिए, इस रोड सेक्टर के कारण ही आने वाले समय के अंदर चाहे देश का किसान हो, मजदूर हो, चाहे पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे इंडस्ट्रीज का सेक्टर हो, हर सेक्टर के अंदर एक व्यापक परिवर्तन आपको नजर आ रहा होगा। उन्होंने गति शक्ति पर विचार व्यक्त करते हुए कहा कि यह क्रांतिकारी परियोजना देश के सर्वांगीण और समावेशी विकास को सुनिश्चित करेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की उपस्थिति में पुरस्कार प्रदान किए गए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला देवभूमि उत्तराखंड की एक दिन की यात्रा पर रहे। इस दौरान उन्होंने हरिहर आश्रम में स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज के जीवन पर लिखी गई पुस्तक तप और तपस्या का विमोचन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि हमारे संतों ने अपने आध्यात्मिक ज्ञान और दर्शन से सनातन संस्कृति को पूरे विश्व में आगे बढ़ाने का काम किया है, जिससे आने वाली पीढ़ियां भी संस्कारों से जुड़ी रह पाएंगी। और आज जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो ऐसे में हमें संतों से प्रेरणा लेनी चाहिए और खुद को समाज और मानवता के कल्याण के लिए समर्पित करना चाहिए। हरिद्वार के हरिहर आश्रम में स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज के जीवन पर आधारित पुस्तक तप और तपस्या के लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शोभा त्रिपाठी द्वारा स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज पर लिखी पुस्तक का विमोचन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। समारोह को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि स्वामी जी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र के साथ साथ समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। उनके प्रयास वंचितों के जीवन में परिवर्तन लाए हैं, जिससे हम सभी को सीखने की जरूरत है। स्वामी जी को जब भी मैं सुनता हूं, उनके उपदेश, उनके ज्ञान, उनके जीवन में विनम्रता हमेशा एक नया ज्ञानवर्धक देती है। और निश्चित रूप से उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों में घूमकर इस सनातन संस्कृति का तो प्रचार प्रसार किया ही सही, लेकिन अपने आध्यात्मिक ज्ञान और प्रवचनों से लोगों को जीवन जीने की राह भी बताई। और इसीलिए अवधेशानंद जी महाराज ने अपने जीवन को इस समाज के लिए समर्पित किया। उनकी तप तपस्या, उनका संयमित जीवन, उनका व्यवहार, उनका आचरण, उनकी दिव्य शक्ति समाज के लाखों लोगों को उन्होंने प्रेरणा देने का काम किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सांसद महेश शर्मा
पूर्व शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक समेत बड़ी संख्या में संत और प्रबुद्धजन मौजूद रहे। लोकतंत्र राउंडअप में वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बूंदी के किसानों और पशुपालकों को बड़ी सौगात दी है। बूंदी के स्थापना दिवस के ऐतिहासिक मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से बूंदी में एक साथ करीब 10,000 किसानों को पशुपालन के लिए ऋण वितरण किया गया। किसान और पशुपालकों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से स्पीकर ओम बिरला ने केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के साथ ऋण वितरण अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ने पशुपालकों को श्वेत क्रांति लाने और बूंदी को देश का एग्रीकल्चर हब बनाने के लिए सामूहिकता के साथ काम करने का भी आह्वान किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पशुपालक किसानों के लिए ऋण वितरण अभियान का शुभारंभ किया। पुरानी कृषि उपज मंडी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में पशुपालक किसानों को ऋण का चेक देते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि किसान हमारे अन्नदाता हैं। किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सभी को सामूहिकता के साथ संकल्पित होना चाहिए। हमारी कोशिश है कि किस तरीके से ये बूंदी जो किसानों का जिला है, जहां पर मेहनतकश किसान, खेती और किसान, अन्नदाता अन्न पैदा कर देश की सेवा कर रहे हैं और यहाँ का जवान सीमा पर देश की रक्षा करने का काम कर रहा है। और इसीलिए हम किस तरीके से हमारे किसानों को खुशहाल बनाएं, समृद्ध बनाएं, आत्मनिर्भर बनाएं, मजबूत बनाएं, ये हमारा संकल्प है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि बूंदी को ऐसा एग्रीकल्चर हब बनाना चाहते हैं जो धान, सब्जियों और अन्य कृषि उत्पादों और विशिष्ट डेयरी प्रोडक्ट से विश्व में अपनी एक अनूठी पहचान बना पाए। बूंदी में खाद्य प्रसंस्करण यूनिट्स की स्थापना के प्रयास किए जाएंगे ताकि खेती और डेयरी उत्पादों में वैल्यू एडिशन कर हम किसानों को देश विदेश के बाजारों में उनके प्रोडक्ट का अच्छा दाम दिलवा सकें। हमारा लक्ष्य है कि इस बूंदी जिले को, जहां एक तरफ हम किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए नई तकनीकी खेती, नई वैज्ञानिक खेती के माध्यम से जहां किसान की आय बढ़ाने का काम करेंगे, वहीं आने वाले समय में पशुपालन के माध्यम से हम इस इलाके के अंदर एक श्वेत क्रांति, एक दूध की क्रांति लाकर दुनिया के नक्शे में बूंदी का नाम रोशन करने का काम करेंगे। और इसीलिए आज ये योजना यहां से शुरू हुई है और इस योजना शुरू करने का हमारा एक ही लक्ष्य है कि यहाँ के किसानों को के साथ साथ किसान की और आमदनी कैसे बढ़ सकती है, उसकी और आय कैसे बढ़ सकती है, इसके लिए हम सब मिलकर अगर सामूहिक प्रयास करेंगे तो हर घर के अंदर पशुपालन का काम कर हर महीने 50,000 से 1 लाख रुपया पर मंथ कमाने का हम काम करेंगे। कार्यक्रम के दौरान विधायक, जिला अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष समेत कई प्रबुद्धजन और सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जयपुर दौरे पर कला क्षेत्र से जुड़े एक सम्मान समारोह में शामिल हुए। माटी मानस अर्जुन कला संग्रहालय की ओर से आयोजित अर्जुन कला अवार्ड और मूर्ति शिल्प अनावरण समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ने कला जगत में उल्लेखनीय कार्य कर रही विभूतियों को सम्मानित किया। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ने दिवंगत मूर्तिकार पद्मश्री अर्जुन प्रजापति को याद करते हुए कहा कि वो इस कला के मूर्धन्य हस्ताक्षर थे। उनके कार्य पीढ़ियों को प्रेरणा देते रहेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रही विभूतियों को सम्मानित किया। मूर्ति कला के मूर्धन्य हस्ताक्षर पद्मश्री अर्जुन प्रजापति की स्मृति में ये सम्मान दिया गया।
जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि दिवंगत कलाकार अर्जुन प्रजापति ने मूर्ति कला को नवीन विशेषता दी। देश विदेश से कला साधक उनकी साधना को देखने आते थे। उन्होंने अपनी कला को परिवार के दायरे तक सीमित नहीं रखा, बल्कि नए कलाकार तैयार कर कला का विस्तार किया। अर्जुन जी ने केवल कलात्मक साधना नहीं की, उन्होंने कहा कि मेरी कलात्मक साधना को, मेरी कला को राजस्थान, देश और देश के बाहर भी मैं नए कलात्मक साधक पैदा करूं। उसके लिए उन्होंने कला प्रशिक्षण केंद्र खोला। देश विदेश के नौजवान 9000 से ज्यादा नौजवानों को उन्होंने कला प्रशिक्षण के माध्यम से एक शिल्पकार के रूप में अपनी जो भी दक्षता थी, अपना जो भी ज्ञान कौशल था, उसको उन्होंने उनको बीच में बांटा ताकि वो दक्ष कौशलता केवल परिवार तक सीमित न रह जाए, वो दक्ष कौशलता देश के हर कोने में पहुंचे और देश के बाहर भी पहुंचे। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि अर्जुन प्रजापति ने कोरोना महामारी जैसी वैश्विक आपदा में भी अपनी कला को लोगों की मदद का माध्यम बनाया। अपनी मूर्तियों और कृतियों को नीलाम कर उससे मिली राशि को उन्होंने कोरोना मरीजों की सहायता के लिए दान दे दिया। उन्होंने समाज के उन अभावग्रस्त, गरीब, वंचित, परित्यागी महिलाएं, विधवा महिलाएं को भी कला के माध्यम से जहां उनके रोजगार के अवसर प्राप्त हो और रोजगार के नया सर्जन प्राप्त हो, इसके लिए दूर दराज के गांव में उन्होंने कई क्षेत्रों में जाकर वहां पर अपनी कला का सर्जन और उसकी विद्या को समाज के उस अभाव वंचित लोगों तक पहुंचाने में भी काम किया। कार्यक्रम के दौरान जयपुर सांसद रामचरण बोहरा, विधायक संदीप शर्मा, उप महापौर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान युवा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष समेत कई लोग मौजूद रहे। लोकतंत्र में संसदीय समितियों का अहम स्थान है। समय समय पर इन संसदीय समितियों की बैठक होती है। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के बाद ये समितियां अपनी रिपोर्ट सभा के समक्ष रखती हैं। तो आइए जान लेते हैं इस सप्ताह लोकसभा में किन किन संसदीय समितियों की बैठक हुई। बीते सप्ताह लोकसभा में संसदीय समितियों की हुई बैठकों पर नजर डालें तो 22 जून 2022 को प्राक्कलन समिति की बैठक हुई। 22 जून को ही विदेशी मामलों संबंधी समिति की बैठक संपन्न हुई। 22 जून 2022 को ही श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी समिति की बैठक संपन्न हुई। वहीं आवास और शहरी विकास संबंधी समिति की बैठक भी 22 जून को ही हुई। 22 जून को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति की बैठक भी संपन्न हुई। 23 जून 2022 को ग्रामीण विकास और पंचायती राज संसदीय समिति की बैठक संपन्न हुई। 23 जून को ही अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण संबंधी संसदीय समिति की बैठक संपन्न हुई। 27 जून 2022 को ऊर्जा संबंधी संसदीय समिति की बैठक हुई। 27 जून को ही जैव संशोधन विधेयक 2021 संयुक्त संसदीय समिति की बैठक संपन्न हुई। 28 जून 2022 को रेल संबंधी समिति की बैठक हुई। 28 जून को ही कृषि, पशुधन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी समिति की बैठक हुई। 28 जून को ही खाद्य, नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधी समिति की बैठक भी संपन्न हुई। कार्यक्रम लोकतंत्र राउंडअप में इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक जरूरी बात, आप लोकतंत्र राउंडअप को संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे लोकतंत्र से जुड़ी अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।